हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है चैनल पे बीइंग परसिस्टेंट। आज हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। हम इसमें से कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसको सॉल्व करके आपको जो फाइनल अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो आ जाएगी और आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि किस तरह से और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखती हैं वाइल सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम। ओके, तो आप ज़रूर इस तरह के अगर वीडियोस आपको चाहिए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि फाइनल अकाउंट्स की ज़रूरत क्या होती है या फिर फाइनल अकाउंट्स में किस तरह के कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो हम आज शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बेसिकली हमारी जो अकाउंट्स की मतलब हम 11th में जब कॉमर्स में एंट्री करते हैं तब अकाउंट्स की जो शुरुआत है तो वो हमारी कहाँ से होती है, जर्नल एंट्रीज से। ओके, उसके बाद हम लेजर बनाने को सीखते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस किस तरह का होता है, उसमें एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है ये सीखते हैं। देन फाइनल अकाउंट्स पे हम जाते हैं। तो इसी को हम आज से शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो इस तरह का जो फ्लो है वो रहता है बेसिकली जो बेसिक अकाउंट्स होता है उसका। तो इसके लिए मतलब फाइनल अकाउंट्स के लिए हमको क्या प्रिपेयर करना रहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, और एडजस्टमेंट है वो हमें दी रहती है। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ और नेसेसिटी ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। तो बेसिकली देखिए, टू असर्टन द ग्रॉस एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस, मतलब हमें बिजनेस में जो भी लॉस हुआ है या बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उसको अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या कहते हैं उसको कि हमें फाइनल अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। तो फाइनल अकाउंट्स में जो ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किस लिए ढूंढा जाता है, तो बेसिकली हमें उसमें जो है उसके बेसिस पे अलग अलग एक्सपेंसेस करने रहते हैं, अलग अलग जो है इनकम हमें मालूम पड़ता है। तो उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, फाइनल बैलेंस शीट तैयार कर सकते हो। बैलेंस शीट में आप वो जो भी लॉस है तो वो लॉस आप कैपिटल में से लेस करोगे, प्रॉफिट होगा तो वो ऐड करोगे। ठीक है, इस तरह का जो ट्रांजैक्शंस है वो रहते हैं। उसके बाद टू असर्टन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ बिजनेस, मतलब क्या कि पहले तो आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालोगे ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकालोगे। एंड थर्ड स्टेप जो है कि टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा तो आप क्या कर सकोगे, उसको बैलेंस शीट पे दिखा सकोगे। और बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट होती है किसका, कि आप उससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है अपने बिजनेस की वो दिखा सकते हो। किस किस को दिखाना पड़ता है, तो वो बैंक्स होती है अलग अलग। ठीक है, आपको अगर लोन चाहिए हो आपके बिजनेस के लिए तो उनको आप दिखा सकते हो। उसके बाद जो है आप गवर्नमेंट को दिखा सकते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। उसके बाद आप कस्टमर्स को दिखा सकते हो, देन इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हो, सप्लायर्स, इस तरह के अलग अलग जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है उस उनको आप जो बैलेंस शीट है या फाइनल स्टेटमेंट्स है वो दिखा सकते हो। टू प्रिपेयर वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी ये जो पोजीशन है ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपको बैलेंस शीट्स में से मालूम अगर पड़ गई तो उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना कि सिर्फ बैलेंस शीट होती है, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है, बल्कि इसके अलावा आपको अलग अलग तरह के जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, तो इस तरह से। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको फ्यूचर में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लानिंग करने के लिए मदद करता है। टू नो अमाउंट रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, मतलब कितना आउटस्टैंडिंग है, पे करने का कितना है या फिर कितना रिसीव करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि जो भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होगी तो वो आप आउटस्टैंडिंग में दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो आप वो असेट में दिखाओगे। ठीक है, इसकी वजह से आपको आसानी होगी कि आपका कितना पैसा आना बाकी है और आपको कितना अभी पे करना है। टू नो द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड देयर एप्लीकेशन फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, ये क्या कहाँ पे होता है, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है हमारा, उसके बेसिस पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो वहाँ पे हमारा फंड्स मतलब हमारे जो फंड्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्या सोर्स है हमारे बिजनेस का। ठीक है, और वो जो है फंड्स तो हम वो कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ये हम उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। टू फाइंड आउट वेरियस अकाउंटिंग रेशोज़, जो भी अलग अलग तरह के अकाउंट्स रेशोज़ होते हैं वो हम निकाल सकते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, इस तरह के अलग अलग रेशोज़। टू प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू बैंक फॉर लोन पर्पज़,
मतलब क्या कि अगर आपको लोन चाहिए हो और आप किसी को लोन दे रहे हो, दोनों भी केस में क्या होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको काम में आते हैं कि जिसके बेसिस पे आप कितना जो है आपकी कितनी कैपेसिटी है रीपे करने की, तो इसके हिसाब से ही आप क्या करोगे, लोन जो है वो ले लोगे। टू असर्टन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में एंड डिसोल्यूशन के केस में आप जो है वो आपका जो वैल्यू है किसका, गुडविल का, एडमिशन के टाइम जब गुडविल लाया जाता है नए पार्टनर्स की तरफ से, तो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर वो किस तरह से आपकी जो फाइनल बैलेंस शीट है उसमें दिखाना है, तो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि एक पार्टनर जब आता है तो भी गुडविल का रेशो चेंज हो जाता है, रिटायर जब होता है या डेथ उसकी होती है तो भी उसका रेशो जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसके हिसाब से आपको गुडविल की जो अमाउंट्स है वो कैलकुलेट करनी होती है। एंड देन लास्ट वन इज़ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स ऑफ द फर्म। मतलब बैलेंस शीट के बेसिस पे आप क्या करोगे कि इनकम टैक्स जो है कितना भरना है बिजनेस को, वो आप क्या कर सकोगे, कैलकुलेट कर पाओगे। और उसके हिसाब से वो जो टैक्स की अमाउंट है वो रिजर्व कर दी जाएगी, मतलब उसका एक सेपरेटली निकाली जाएगी आपके बिजनेस की का जो भी प्रॉफिट है उसमें से। तो नेक्स्ट चलते हैं कि होता क्या है ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग जो अकाउंट होता है, तो बेसिकली वो होता क्या है। तो देखिए, जो भी फैक्ट्री या बिजनेस होता है तो वो दो प्रकार के एक्सपेंसेस करता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अनदर वन इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस वहाँ पे होते हैं, जैसे कि जो कुछ चीज़ें अगर उसने परचेस की तो ऑन द टाइम उस पर्टिकुलर टाइम जो है आपके बिजनेस ने उस सामने वाले सप्लायर को या फिर जो भी है सेलर, तो उसको क्या किया, पेमेंट कर दिया, तो उसको आप बोलते हो डायरेक्ट बिजनेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारा आपका कहाँ इंक्लूड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब आप वो ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन आप वो नहीं देते हो, आप उसको बाद में देते हो, मतलब मंथली या फिर जैसे भी हो। ओके, उसके बाद जो है वो है आपका फाइनल बैलेंस शीट। मतलब ये निकाल के हुआ ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसके बाद P&L के हिसाब से नेट प्रॉफिट निकाला, एंड अभी वो जो है वो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है बैलेंस शीट में। और उसके बाद जो है आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, जो असेट्स है वो कितनी है, ये आपको मालूम पड़ता है। तो चलो हम अभी डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें कुछ कौन से जो है आइटम्स आते हैं। तो जान लेते हैं। पहले तो है ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो चीज़ें हैं सारी, जो भी आइटम्स है या पर्टिकुलर्स है वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिए रहते हैं, आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करके उसमें फिलअप करना होता है। और नीचे जो एडजस्टमेंट्स दी रहती है तो वो जो भी पर्टिकुलर्स दिए हैं उस पर करनी रहती है। मतलब उसमें हम जब भी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये पहले जो दिया है वो है ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये भी दिया रहता है। उसके बाद है परचेसेस भी आपको दिए रहते हैं। अभी इसमें से लेस क्या करना है, परचेस रिटर्न, उसी का मतलब होता है रिटर्न आउटवर्ड। कैसे, तो जो भी आपने परचेस किया था, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो आपको प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थी, तो आपने वो डिफेक्टिव होने की वजह से या कुछ तो स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से वगैरह जो भी आपका रीज़न है, उसके लिए आपने उस सप्लायर को रिटर्न कर दिया। तो परचेस रिटर्न दिया रहेगा एडजस्टमेंट में या फिर इस ट्रायल बैलेंस में, या फिर रिटर्न आउटवर्ड दिया रहेगा। तो देखिए, रिटर्न आउटवर्ड हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया रहता है। तो कन्फ्यूजन क्या होता है कि अगर क्रेडिट साइड में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स में से उसको माइनस करना है, बट ये नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या कि हमारा जो रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट के हिसाब से उसको कहाँ पे दिया जाता है, क्रेडिट साइड पे दिया जाता है ट्रायल बैलेंस की। बट रिटर्न आउटवर्ड यानी कि हमने जो परचेस किया था वो हमने क्या किया, रिटर्न किया। तो इसका मतलब परचेस में से उसको लेस करना है, क्योंकि परचेस की हुई चीज़ हमने रिटर्न कर दी। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। मतलब इसका क्रॉस इस तरह से होता है, मतलब जब आपको जो परचेस है तो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड में दिया रहेगा एंड रिटर्न आउटवर्ड आपको क्रेडिट साइड में दिया रहेगा। उसी तरह से सेल्स क्रेडिट साइड पे दिया रहेगा, एंड रिटर्न इनवर्ड जो है वो डेबिट साइड पे दिया रहेगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग। तो कन्फ्यूजन ये होता रहता है कि रिटर्न आउटवर्ड अगर सेल्स की साइड पे दिया है तो इसी में से लेस करना है। नो, इट इज़ टोटली रॉन्ग। आपको क्या करना है, परचेस में से रिटर्न आउटवर्ड लेस करना है एंड सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड लेस करना है। अभी इसका मतलब ये होता है कि आपने जो परचेस किया था वो रिटर्न कर दिया, इसलिए आपको वो परचेस में से, और जो आपने सेल किया था वो आपकी तरफ रिटर्न आया, तो रिटर्न इनवर्ड उसलिए। ओके, उसके बाद है वेजेस।
तो वेजेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, क्योंकि जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो आपके लेबर्स होते हैं उनको आपको एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन आपको वो वेजेस देने पड़ते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ. सो दैट इज़ वाई वी आर शोइंग इट इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. टू वेजेस एंड सैलरीज. वेजेस एंड सैलरीज अभी यहाँ पे क्या है कि देखिए, वेजेस जो होते हैं ना, तो वो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे ट्रेडिंग के. वेजेस एंड सैलरीज भी डेबिट साइड पे आएगी ट्रेडिंग के. बट सैलरीज जो है, ओनली अगर सैलरीज दिया रहेगा तो आपको वो P&L की डेबिट साइड को दिखाना है. आया समझ में? आपको वो P&L की डेबिट साइड को दिखाना है. एंड सैलरीज एंड वेजेस आएगा, मतलब इसके उल्टा, तो वो भी आपको P&L की डेबिट साइड पे दिखाना है. ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि वेजेस जो है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ये फर्स्ट रहेगा, तो वो आपको ट्रेडिंग को दिखाना है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस. एंड सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट है, वो आपको ऑन द स्पॉट नहीं देनी होती है, वो आप मंथली पे करते हो. सो दैट इज़ द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए आप P&L की डेबिट साइड को उसको दिखाओगे. आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. उसके बाद है फ्रेट. उसके बाद कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड भी ये एक ऐसी टर्म है कि जो आपको कैरेज, ओनली अगर कैरेज रहेगा या कैरेज इनवर्ड रहेगा तो आपको कहाँ पे दिखाना है, ट्रेडिंग पे दिखाना है. ओनली कैरेज या कैरेज इनवर्ड तो आपको ट्रेडिंग को डेबिट साइड को दिखाना है. एंड कैरेज आउटवर्ड अगर रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को आपको दिखाना है. उसके बाद है ऑक्ट्रॉय, जो ड्यूटीज़ होती है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते वक्त, वो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये भी ऑन द स्पॉट पे करनी होती है. डॉक चार्जेस. उसके बाद वर्क्स मैनेजर सैलरी. वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है उसकी सैलरी ऑन द स्पॉट देनी पड़ती है, इसलिए वो ट्रेडिंग को आएगी, ना कि P&L की को आएगी. अदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी P&L को आएगी. फ्यूल, पावर एंड ऑयल, इसके जो चार्जेस है वो भी ऑन द स्पॉट पे करने होते हैं. कोल, गैस एंड वाटर. देन रॉयल्टी, जो भी आपका रॉयल्टी है वो भी. उसके बाद है फैक्ट्री रेंट, जो भी आपकी फैक्ट्री है प्रोडक्शन की, उसका रेंट जो है वो भी आप पे करते हो. फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है, मोटिव पावर, देन हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस. ओके, तो ये सारी चीज़ें. अभी आप हमारा कौन सा आइटम बाकी है, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो किस तरह से आएगा वो हम देखते हैं. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है चीज़ें लिखते हैं. उसके बाद है बाय सेल्स. सेल्स में क्या आएगा, सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न क्यों, क्योंकि हमने जो सेल किया था वो हमारे पास रिटर्न आया. ओके, इसलिए सेल्स रिटर्न. एंड रिटर्न इनवर्ड, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था, तो रिटर्न इनवर्ड इसमें से लेस होगा. मतलब इन दोनों में से कोई भी दिया रहेगा तो आपको उसको सेल्स में से लेस करना है. उसके बाद देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब वो बिजनेस में से चले गए, किस वजह से, या तो वो जल गए या फिर वो चोरी हो गए. तो दोनों चीज़ों के केस में गुड्स आपके बिजनेस में चले गए. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आएगा. ओके, गुड्स ये प्रोडक्शन के लिए थे इसलिए. उसके बाद बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, मतलब क्या, जो बिजनेसमैन था उसने ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए उसने गुड्स यूज़ किए, यानी कि वो बिजनेस में से चले गए, तो उसके पास आए वो गुड्स, जो बिजनेसमैन है उसके पास, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, वो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट को आएगा. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे फ्री सैम्पल जो गुड्स थे वो बिजनेस में से चले गए, इसलिए वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को हम दिखाएंगे. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये भी दिया रहता है एडजस्टमेंट में. अभी हम आई होप आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो मैंने अभी समझाई वो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से. अभी चलते हैं कि ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है. तो देखिए, जब भी आपकी जो है ये साइड ये ज़्यादा होती है, मतलब क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जब ज़्यादा होती है तब आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है. ओके, मतलब आप जब फाइनली डेबिट की एंड क्रेडिट की टोटल करने जाओगे तो आपको दिखेगा कि डेबिट साइड की टोटल जो है वो क्या है, लेस है, मतलब कम है. ओके, एंड क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो क्या है, मोर है. तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए, टैली करने के लिए, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो बड़ी वाली अमाउंट है उसमें से जो छोटी वाली अमाउंट है, मतलब क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल अगर आप माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा प्रॉफिट. इसका उल्टा, अगर आप डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल माइनस करोगे तो आपका निकलेगा लॉस, ग्रॉस लॉस. आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा. ओके, सो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ. व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपको जो जो प्रॉफिट हुआ है या इनकम हुआ है और आपके जो जो एक्सपेंसेस हुए हैं इनडायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो कौन से आइटम्स जो है वो डेबिट साइड पे आते हैं, देखते हैं. कि देखिए, अभी आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस आया होगा अगर,
तो आपको वहाँ वो जो लॉस है तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जब जब अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए तो आपको वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड को। ओके, तो आपको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये एक्सपेंसेस है नॉर्मली और ये इनकम्स है। ओके, चलते हैं। देखिए यहाँ पे सैलरीज दी है, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, सैलरीज एंड वेजेस यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट इज़ अनप्रोडक्टिव वेजेस, मतलब अनप्रोडक्टिव मतलब क्या कि जिसका ऐसे वेजेस की जिसका प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। अनप्रोडक्टिव मतलब जो है कि प्रोडक्शन करने के लिए उस वर्कर्स ने कंट्रीब्यूशन तो दिया है बट जितना चाहिए था उतना नहीं दिया, तो वो कहाँ पे आता है? अनप्रोडक्टिव वेजेस में। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, देन सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो एक्सपेंस है आपका वो इनडायरेक्ट होता है, देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस मतलब ये छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस है वो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट जो आपने पे किया, कोई भी अगर बैंक लोन लिया हो तो उस पर, वेयर हाउस रेंट, ओके मतलब जो भी आपका वेयर हाउस है तो उसका रेंट आपने पे किया, उसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया हो, ध्यान रखिए यहाँ पे अलाउ है और जो है क्रेडिट साइड को रिसीव आता है। अगर आपने सेल्स किया और उस कस्टमर को डिस्काउंट दिया, ओके आपने अलाउ किया, तो आपको क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, मतलब एक तरह से लॉस हुआ। ओके, तो इसलिए वो डेबिट साइड पे आता है। देन टू एडवर्टाइजमेंट, मतलब देखिए जो P&L अकाउंट होता है तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। वाई? बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो इसलिए ये सारा एक्सपेंस एंड लॉसेस आ रहे हैं इस साइड, एंड इस साइड क्या आ रहा है? इनकम एंड गेन्स। देन एक्सपोर्ट ड्यूटी है, कैरेज फॉर आउटवर्ड है, पैकिंग चार्जेस, कन्वेयांस, एंड अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो बैड डेट्स की कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अभी आपको ये जो आरडीडी है ये नया आरडीडी है, मतलब आरडीडी का ये स्पेसिफिक फार्मूला है। तो आरडीडी का फार्मूला क्या है? यहाँ पे जो बैड डेट्स है, ठीक है, ये ओल्ड बैड डेट्स है। तो ओल्ड बैड डेट्स में आपको क्या करना है? ओल्ड यानी कि क्या? जो ट्रायल बैलेंस में दिए रहते हैं। ओके, तो ये क्या हुए आपके ओल्ड बैड डेट्स। उसके बाद जो नीचे दिए गए बैड डेट्स है जो उसमें ऐड किए गए हैं ये न्यू बैड डेट्स। जो भी न्यू रहता है वो एडजस्टमेंट में दिया रहता है। तो ये न्यू बैड डेट्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। न्यू आरडीडी ये भी एडजस्टमेंट में दिया रहता है, कितना परसेंट आपको निकालना है वगैरह वगैरह, डेटर्स पे निकालना रहता है वो, तो वो आपको इसमें ऐड करना होगा। एंड लेस ओल्ड आरडीडी मतलब जो आपका पुराना आरडीडी है, पुराना यानी कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, तो वो आपको उसमें से लेस करना है। इस फॉर्मूले को आपको फॉलो करना रहता है इन द केस ऑफ बैड डेट्स या आरडीडी। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है यानी कि ये एक प्रकार का एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ये क्या हुआ? P&L की डेबिट साइड को आएगा। अगर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट रहता तो वो आपकी असेट हो जाती, ना कि P&L डेबिट साइड पे वो आता। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ये भी एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो है वो पार्टनर्स को दिया आपने, कमीशन दिया पार्टनर्स को, तो वो भी आपका एक्सपेंस हुआ बिजनेस का। डेप्रिसिएशन चाहे वो किसी भी तरह की लैंड पे हो, किसी भी तरह की असेट पे हो, लैंड पे हो, बिल्डिंग पे हो, मशीनरी पे हो, फर्नीचर फिक्चर्स पे हो, तो वो आपको डेबिट पे दिखाना है बिकॉज दैट इज़ योर एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, आपको लॉस हुआ है, मैंने अभी कहा कि ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, फायर की वजह से लॉस हुआ आपको, वो कितना हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने जो लोन हमें दिया था तो उस पर आपको क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई डेबिट साइड की। देखते हैं क्रेडिट साइड की तरफ। मतलब क्या कि आपको यहाँ पे ध्यान में यही रखना है सिर्फ कि नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से सारी जो डेबिट की साइड है वो एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे, वहाँ पे क्रेडिट साइड को इनकम एंड गेंस होंगे। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा हमने? जो प्रॉफिट किया था वो ब्रॉट डाउन किया, जो ट्रेडिंग अकाउंट में से आया था वो। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट आप रिसीव करोगे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट पे, वो आपको यहाँ पे आएगा क्योंकि दैट इज़ योर इनकम। डिस्काउंट आपने रिसीव किया, ओके मतलब किसी सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दिया रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त, तो वो आपका क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, गेन हुआ। कमीशन आपने रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया इन्वेस्टमेंट शेयर्स की इन्वेस्टमेंट पे, रेंट रिसीव किया, अदर रिसिट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, मतलब डेबिट को क्या था? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, यहाँ पे क्या आएगा? सेल बेचने की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
कोई भी इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या है देखिए, जो बैड डेट्स की एडजस्टमेंट डेबिट साइड पे थी वो उसी तरह की यहाँ पे भी है। इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ओल्ड आरडीडी दिया है, यहाँ पे आपको लेस करना है बैड डेट्स, पुराने बैड डेट्स जो है वो लेस करने हैं। उसके बाद लेस न्यू बैड डेट्स एंड लेस न्यू आरडीडी। ये हुई आपकी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट जो क्रेडिट साइड पे आपको करनी है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप किसी पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स लिए होंगे तो बिजनेस को वो क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट देगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो सेम सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट कि जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकाला था, उसी तरह से जब भी क्रेडिट के टोटल ज़्यादा आए डेबिट से तो वो क्या रहेगा आपका नेट प्रॉफिट। फ़र्क ये है कि यहाँ पे नेट होगा क्योंकि आपने सारा कुछ अभी लेस करने के बाद जो अमाउंट निकाली है इसलिए। उसके बाद डेबिट में से अगर आप क्रेडिट की टोटल माइनस करोगे, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, तो वो आपका आएगा नेट लॉस। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अभी ये नेट लॉस है या नेट प्रॉफिट है, ये आपको जो आपके पार्टनर्स है वो उनको वो जो भी प्रपोर्शन है आपका रिक्वायर्ड प्रपोर्शन, डिसाइडेड प्रपोर्शन, उसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी मूविंग टूवर्ड्स बैलेंस शीट, अभी हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रहता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, आपको जो भी बैलेंसेस दिए रहेंगे इन दोनों के कैपिटल्स के, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगर करंट अकाउंट भी प्रॉब्लम में आएगा तो उनके बैलेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी है आपकी क्योंकि आपको उनको पैसा देना है। बिल्स पे करने हैं, ये भी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, देन बैंक लोन, पार्टनर्स लोन, अदर लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपको अभी पे करने बाकी है। उसके बाद प्री रिसीव्ड इनकम्स, देखिए ये चीज़ें समझने की है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड। ओके, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड, असेट साइड को क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट साइड। लाइबिलिटी साइड पे और क्या आएगा, प्री रिसीव्ड इनकम लाइबिलिटी साइड एंड आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड। तो इस तरह का ये, अगर आपने एक भी ध्यान रखा ना तो आपको ये जो एडजस्टमेंट में जब आएंगे इस तरह के ट्रांजैक्शंस तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या कहाँ पे आता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका उल्टा प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो असेट पे आएगा। तो अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लाइबिलिटी पे क्या आएगा, प्री रिसीव्ड इनकम आएगा, तो वो आपकी लाइबिलिटी हुई। और असेट आउटस्टैंडिंग इनकम। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी जो कंसेप्ट है वो। उसके बाद रिजर्व फंड, किसी भी तरह का फंड हो तो आपकी वो लाइबिलिटी होती है, प्रोविडेंट फंड, इस तरह से। उसके बाद देखते हैं असेट्स कौन सी है। तो सबसे पहला तो है गुडविल, आपका ये आपकी असेट है जो कि इनविजिबल होती है। लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी आपकी क्या है, असेट्स हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस का वो एक प्रकार है प्रॉपर्टी है। प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी असेट में आएगी। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे वो आना बाकी है, एक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांस, लूज टूल्स, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, किसी भी तरह का स्टॉक जो होता है वो बैलेंस शीट पे आता है। उसके बाद है कैश एट बैंक, किसी भी तरह की कैश बैंक में हो चाहे इन हैंड हो। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल जो भी होगा तो वो आपकी असेट होगी। ओके, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आए तो आपको असेट पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। ये बेसिक इन्फो था कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती है। जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स लेंगे फाइनल अकाउंट्स के तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें किस तरह से हम पोस्ट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी इसके बाद अगर आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गई तो समझ जाना कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सही आपने किया है, मतलब लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स आपकी जो है वो टैली होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टाइम एक नए फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।